So, am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, thank you, and hopefully the screen will be visible to you, and this PDF file you will be able to see this PDF file. दिख रहा है ना ये PDF file? Okay, Yes, okay. sir. So, very good afternoon to all the students present in our class. And हमने लास्ट क्लास काफ़ी गैप हो जाता है हमारा फ्राइडे की क्लास थर्सडे की क्लास के बाद में और आज की क्लास के बीच में फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे 4 डेज का बीच में गैप हो जाता है तो जस्ट एक रिवीजन जयेश कुशवाहा ने हैंड रेस किया है कुछ रिकॉर्डिंग ऑन है आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी दिख रहा है अभी रिकॉर्डिंग ऑन स्क्रीन पे रेड कलर से यहाँ पे आपको Yes, sir. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी Yes, sir. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोडल एनालिसिस को प्रैक्टिस किया था कुछ उसके क्वेश्चंस देखे थे मैथ्स हमने कंप्लीट किया था सुपर मैथ्स देखा था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखा था उसके बाद नोडल को स्टार्ट किया था नोडल के न्यूमेरिकल किए थे और एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट दिया था जिसमें 7 क्वेश्चंस थे जिसको आपको मैथ्स और नोडल से करना था और आपके पास 4 डेज का टाइम था तो इसमें काफी लोग एक तो करंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स की वैल्यू नहीं दी थी काफी लोगों ने उसके लिए मैसेज किया था इसकी वैल्यू क्या लेंगे तो उसको मैंने 2 वोल्ट बता दिया था लेकिन उससे आंसर मैच नहीं करेगा और बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे 1 बाय 1 मैं क्वेश्चंस को पूछता जाता हूँ जिस भी क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट है या कुछ भी है तो आप मुझसे पूछिए उनकी इक्वेशन लिख के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो सबसे पहले आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या ये क्वेश्चन सभी से हो गया या किसी को डाउट है इसमें कोई भी स्टूडेंट कोई भी किसी को जिसको डाउट है वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी बेटा आंसर दोनों से सेम वैल्यू आ रही थी केवीएल और केसीएल दोनों से तो ठीक है कोई बात नहीं आप कैलकुलेशन में 0.5 समथिंग है तो वो डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं या मैनुअली कर रहे हैं तो बेटर है कैलकुलेटर यूज करें तो रिजल्ट इसी के आसपास आएगा क्योंकि ये यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस को केवीएल और केसीएल दोनों से करना था तो इसका मतलब दोनों से आंसर सेम आना चाहिए आप खुद ही अपने क्वेश्चन को करके वेरीफाई करेंगे जो वोल्टेज सोर्स जो मैंने आपको दिया था जिस वोल्टेज सोर्स में जो क्वेश्चन दिया था इसमें वोल्टेज सोर्स की वैल्यू नहीं थी तो उसमें आप 2 ओम ले लीजिए आंसर भले ही मैच नहीं करेगा लेकिन केवीएल और केसीएल दोनों से करने के बाद उसका आंसर सेम ही आना चाहिए तो यहाँ पर खुद वेरीफाई करना है तो इस क्वेश्चन को मैं मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन डन है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट ओके तो मैं मानता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों से हो गया कोई डाउट नहीं नाउ अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो पूछ जरूर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कितना आ रहा था आपका आंसर दोनों से मैथ्स और नोडल दोनों से आ रहा था 11 पॉइंट समथिंग दोनों से 11 आया यस आपका 10 आ रहा था 3 1 ओम हाँ आई आपने कौन सा आपने जो जिनकी वैल्यू 10 आ रही है 11 आ रही है उसमें आप लोगों ने आई जो कैलकुलेट किया है वो कौन सा आई कैलकुलेट किया यही आई कैलकुलेट किया जो उसमें दिया गया है या इसके अलावा कुछ और कैलकुलेशन किया आपने लेकिन फिर भी आंसर अलग आ रहा है ना ओके मैं इक्वेशन लिख देता हूँ इक्वेशन सही होगी तो चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इसको मैथ एनालिसिस से करते हैं और इक्वेशन लिखते हैं तो जो यहाँ पर इन्होंने आई लिखा हुआ है उस आई को तो हम भूल जाते हैं मैथ से सॉल्व करेंगे तो इसको हमने I1 ले लिया इसको हम I2 एज्यूम करते हैं और इसको I3 एज्यूम करते हैं इक्वेशन लिखता हूँ मैं फास्ट लिखूंगा +15 आप मैच कर चलिएगा -1 into I1 -1 I1 minus I2 is equal to 0 दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो हो जाएगा 0.5 I2 -2 I2 minus I3 -1 I2 minus I1 is equal to 0 and equation number 3 I will start writing from this particular point इस आई को मैं भूल जाता हूँ जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है हमें नहीं पता क्या है तो -1 into I3
-20 -2 I3 -I2 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। जो कंसेप्ट मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग ये 3 इक्वेशन मैंने लिखी। क्या जिनके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी ये तीनों इक्वेशन सेम है जैसे मैंने लिखी, यही सेम इक्वेशन आपने लिखी है? ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर 15 को 10 लिख दिया है तो आपका आंसर जो है सेम नहीं आएगा, लेकिन दोबारा भी अगर आपने 10 लिया होगा तो वो आंसर मैच कर रहा होगा, केवल केसीएल दोनों में। बिल्कुल, प्रैक्टिस है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। अभी प्रैक्टिस पे अगर आप किसी की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में ध्यान रखिएगा कि वही वैल्यू लीजिए जो कि आपको दी गई है, अदरवाइज वहां पे आंसर पे मार्क्स मिलते हैं। और किसी को कोई डाउट इन इक्वेशंस में? अब गलती समझ में आ गई अपनी, जिनको भी प्रॉब्लम था, कुछ डाउट था? ठीक है। अब मैं इसको मैथ्स के लिए भी इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार, सॉरी नोडल के लिए भी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, नोडल से कैसे सॉल्व करेंगे। व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस, लेट मी इरेज दीज करंट्स, दीज मैथ्स करंट, और यहाँ पे मैं नोडल से अज्यूम करता हूँ। तो मेरा जो तरीका है, मैं सिंपली I1 आगे बढ़ता जाता हूँ, इसको I2, इसको मैं लिखता हूँ I3, यहाँ पर मैं ले लूंगा I4, इस वाली की डायरेक्शन मैं चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ I5। तो फिर जो भी वैल्यू आएगी I5 की, इसको माइनस कर दूंगा तो जो डायरेक्शन दिया था उससे मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे एक नोड ए, एक नोड बी, वी ए और बी बी। जब नोडल अप्लाई करेंगे ए पर तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 हो जाएगा। I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1। और I2 की वैल्यू, सॉरी, जब नोड बी पे लिखेंगे तो I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया। अब हमको मेन चीज जो स्टार्ट होती है, I1 I2 I3 I4 और I5 की वैल्यू। I1 की वैल्यू देखिए मैं लिखता हूँ, मेरे हिसाब से I1 की वैल्यू होगी +0 +15 माइनस VA डिवाइडेड बाई 1 ओम। अगर मैं I2 की वैल्यू लिखता हूँ तो I2 की वैल्यू हो जाएगी VA -0 डिवाइड बाई 1। I3 की वैल्यू मैं लिखूंगा VA माइनस VB बाई 0.5, मैं ये लिख देता हूँ। I3 will be equal to VA minus VB divided by 0.5. I4 will be VB by 2. I4 will be VB minus 0 divided by 2. And I5, let me see the circuit first. I5 will be VB minus 20 by 1. So I5 will be VB minus 20 minus 0 divided by 1. तो ये इक्वेशंस मैंने लिखी हैं नोडल एनालिसिस से, और जहां तक मुझे लगता है कि ये सारी इक्वेशन मैंने सही लिखी होंगी। और अगर इन इक्वेशन में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, हो जाएगा। ओके ओके। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 3? यहाँ पे वैल्यू मैंने कहा था 2 वोल्ट, जिन्होंने पूछा था उनको मैंने 2 वोल्ट बता दिया था लेने के लिए। तो जब 2 से लेके सॉल्व करते तो कितना आंसर आ रहा था? 1.9 या 0.19? 0.191 एम्पियर, ठीक है। फ्रॉम बोथ केस, केवीएल एज वेल वन, ठीक है। 0.1911। हाँ, आप जी अब 0.19 लिखते तो भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाता, ये भी करेक्ट है। तो ये इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एनी डाउट? आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो, सिंपल क्वेश्चन थे। देन आंसर मैच नहीं कर रहा था, किसी का मैच नहीं किया आंसर? कर गया मैच? हो गया ना? तो मैं बताऊं या आप आपस में एक बार डिस्कस कर लोगे इसको? जिनका मैच नहीं किया है वो एक बार अपने फ्रेंड्स में पूछिएगा, अदरवाइज मैं इसकी इक्वेशन लिख करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम्म। वो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली। वो हम डिपेंड करता है कितना डेसिमल प्लेस तक लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, तो उतने से दिक्कत नहीं है, वो एक ही माना जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट? नोडल से नहीं हो? ओके, मैं सुपर नोडल से कर लिया। सुपर नोडल कहाँ पढ़ाई मैंने? नोडल एनालिसिस, सुपर नोडल तो की कंडीशन अलग है, इसमें सुपर नोडल नहीं लगेगा। तो नोडल एनालिसिस से करते हैं इस क्वेश्चन को, और इट्स सिंपल क्वेश्चन है। चलो मैं करता हूँ।
और मैथ से आंसर आ गया ना, मैथ्स को बताने की जरूरत तो नहीं है। मैथ्स से ओके ठीक है। तो नोडल से लेंगे तो सबसे पहली चीज तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई मत करिए। जैसे कि बोलते हैं, मैंने बोला है हमेशा कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तब अप्लाई करना है जब आपसे क्वेश्चन में कहा जाए। तो आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं किया और यहाँ पर एक वोल्टेज लिया VA और यहाँ पर एक वोल्टेज लिया VB। यही बताता हूँ यहाँ पर कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई क्यों करने के लिए मना कर रहा हूँ, इसीलिए आपका आंसर नहीं आ रहा होगा। अब मैं करंट एज्यूम करता हूँ इसको I1 करंट, दिस इज I2, हेयर द करंट विल बी ओके ओके, ये शॉर्टेड ब्रांच है इसलिए नहीं आ रहा होगा आपको, है ना। ओके ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 15 वोल्ट, यहाँ पर ये 4 ओम, यहाँ पर इसको ले लें 2 ओम, और एक ही नोड लेके कर लेते हैं ना इसको। इसको आपने यहाँ पर लिया हुआ है 6 एम्पियर, और यहीं से एक ब्रांच है, 5 और 3 को जोड़ देते हैं, ये 8 हो जाएगा, 8 ओम। जितनी करंट 8 ओम में होगी उतनी ही 5 में होगी, वो तो ऑब्वियस बात है ना। ये सर्किट और जो सर्किट पहले दिया हुआ है, क्या क्या इन दोनों में कोई कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? यहाँ पर जो ये वाली ब्रांच है, ए और बी के बीच में जो ब्रांच है, इस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी बैटरी नहीं है, कोई भी करंट सोर्स नहीं है। ये सिंपल एक वायर है जिस वायर से इसको कनेक्ट कर दिया गया है, और एक जीरो रेजिस्टेंस का वायर है। तो इस वायर का यहाँ पे होना या नहीं होना बात एक ही है। तो अब मैं इसको अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ सर्किट को, तो भी ये सर्किट वही सेम है जो कि यहाँ पहले ड्रॉ किया गया। यस बेटा, V इक्वल टू वी भी हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल। यस नेक्स्ट। यस, कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। कि पहले मैं बिना कन्वर्जन के करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक नया कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा और अपना पता चल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से है कि आपके पास मान लीजिए कि दो ब्रांच है, यहाँ पर ये ब्रांच है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, और सेकंड ब्रांच यहाँ पर है। ये R1 रेजिस्टेंस की ब्रांच है और ये R2 रेजिस्टेंस की ब्रांच है। मैं बोल रहा हूँ कि टर्मिनल ए पर है और ये टर्मिनल बी पे कनेक्टेड है। तो ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये बेसिकली दोनों एक, ये पूरा का पूरा एक नोड रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको अलग अलग नाम देने की बजाय हम एक कॉमन नेम दे सकते हैं इसको। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें, कॉमन नेम मान लीजिए मैं सी दे देता हूँ, तो इसका जो एक्चुअल सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि दिस इज द नोड सी, एंड नोड सी इज हैविंग ए रेजिस्टेंस R1 एंड दिस नोड सी हैविंग ए सेकंड रेजिस्टेंस R2, एंड दे आर कनेक्टेड इन दिस मैनर। इज इट ओके नाउ? क्योंकि वहां पर कोई भी एलिमेंट बीच में नहीं। ये छोटा सा कंसेप्ट इस क्वेश्चन का था, इसके बेसिस पर मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है। तो अब मैं इसको देखता हूँ। अब देखिए, अब मैंने जो सर्किट डायग्राम में चेंजेस करके नया सर्किट ड्रॉ किया है, न्यू सर्किट ड्रॉ किया है, अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करंट को एज्यूम करेंगे, ब्रांच करंट को, और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? अब मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर जो करंट है ये I1 करंट है, ये जो करंट यहाँ पर है इसको नाम दे देता हूँ मैं, दिस इज I2 करंट, और इस करंट की डायरेक्शन मैं ले लेता हूँ I3 इस डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन को मैं ले लेता हूँ I4 करंट। और इस वाले नोड पे, इस नोड पे यहाँ पे हमने वोल्टेज जूम किया V, और इसके वो VA नोड लेकर के इसको हमने VA का नाम दे दिया। तो जो स्टेटमेंट हमारा था कि एक ऐसा नोड सेलेक्ट करना जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हो, तो यहाँ पे 3 की जाए 4 ब्रांचेस हैं, तो वो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। और ये रेफरेंस नोड जिसका वोल्टेज हो गया 0। अब अगर मैं यहाँ पर KCL अप्लाई करूँ एट ए, अप्लाइंग KCL एट नोड A, then what will happen? It will, incoming current will be I1, outgoing current is I2, I3 is also outgoing current, and I4 is also outgoing current. This will be equation number 1. अब I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 की वैल्यू लिखते हैं। I1 is starting from this reference terminal and ending at this A terminal. तो हम उसको लिखेंगे +0 +15 माइनस VA डिवाइडेड बाई 4 ओम। जहां पे आपको लगे गलत हो गया बता दीजिएगा। I2 की वैल्यू मैं लिखता हूँ, I2 विल बी, नोड ए से आउटवर्ड आ रहे हैं तो +VA, दिस विल बी +VA। रेजिस्टेंस को भी छोड़ते हैं, अब एंटर कर रहे हैं 0 में, तो -0 डिवाइडेड बाई 2 ओम्स। उसके बाद हम लिखते हैं I3 की वैल्यू। I3 की वैल्यू क्या होगी कोई बताएगा?
what will be the value of I3? 6 एम्पियर -6 होगा। देखिए अब इसी में कुछ लोग डायरेक्शन को मैच करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में लेते तो उनका +6 आ जाता। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं डायरेक्शन को अज्यूम कर लिया डाउनवर्ड, तो ये -6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा है। करंट इज I3 इज फ्लोइंग अपोजिट डायरेक्शन टू द व्हाटएवर द करंट सोर्स इज प्रोवाइडिंग करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये जे नहीं है, बेसिकली एक कॉमा लगा रहा हूँ मैं। फिर I4 की वैल्यू मैं लिखता हूँ, तो I4 विल बी +VA -0 डिवाइड बाई 8। इन इक्वेशंस में अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी अगर डाउट है तो मान के चलता हूँ। हाँ, आप डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आप I3 की डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड अज्यूम करते तो होता क्या, उस केस में आपकी इक्वेशन चेंज हो जाती है। इक्वेशन चेंज कैसे होती, अगर आप इसकी डायरेक्शन को इस साइड डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो I3 है वो इनकमिंग हो जाएगा, तो इक्वेशन में चेंज कहाँ मिलेगा, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। क्योंकि इनकमिंग करंट I3 की डायरेक्शन अगर आप चेंज कर रहे हो, इट मींस इन I3 इज आल्सो इनकमिंग करंट। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, I1 प्लस I3। इक्वेशन विल बी I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। इस कंडीशन में आप बोलोगे भी डायरेक्शन I3 की डायरेक्शन 6 के साथ मैच कर गया, तो इसको आप लिखोगे +6। और इसी +6 को जब इक्वल टू के अपोजिट यहाँ पर आप जब इधर लेकर के आओगे नेक्स्ट सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अगर आप इक्वल राइट हैंड साइड लेकर के आओ, तो वही ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, तो -6 ही है। तो ले दे के कंसेप्ट आपको समझना है, उसके बाद आंसर आपका सही ही आएगा। तो आप ले सकते हैं इसको डायरेक्शन चेंज करके और वहाँ प्लस भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना? यस। तो इस इक्वेशन की हेल्प से जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी I4 की वैल्यू। और जो I4 की वैल्यू होगी वही 8 एम्पियर के 8 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू होगी, और वही करंट 5 ओम के अक्रॉस की 5 और 3 दोनों क्या थे, सीरीज में थे, सेम करंट फ्लो करेगा। और आप सॉल्व करिएगा, आंसर 1.4 एम्पियर आ जाएगा। सही है, सही है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, इतना तो वेरिएशन चलता है, इतना वेरिएशन रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद इतना रहता है, इससे कोई इशू नहीं है। तो इसके अलावा कोई दूसरा कंसेप्ट कोई और बताना चाहता है, जो तो मैंने बताया सिंपल वे, कुछ और कंसेप्ट किसी और तरीके से किसी ने सॉल्व किया है जो अपने इनपुट्स यहाँ देना चाहता है? ओके, वोल्टेज सोर्स में आपने 5 और 3 को सीरीज में लिया होगा 8, और उस 8 को आपने 48 कर दिया। फिर लास्ट में आपको उस ब्रांच को वापस उसमें कन्वर्ट करना पड़ा होगा करंट में, है ना? यस। पहले तो मैं आपका नाम लेता हूँ। आपका नाम क्या है? निखिल सिंह। निखिल सिंह, मैं इस क्वेश्चन को हिंट कर रहा हूँ, किसी को अगर डिटेल कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए हो तो आप निखिल सिंह से ले सकते हैं, ठीक है? स्टूडेंट ने अब देखिए, ये क्वेश्चन जिन्होंने बताया है उसी से मैं करता हूँ, और गलती कहाँ होती है वो भी मैं बताता हूँ। क्यों मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहता है तब तक आपको अप्लाई नहीं करना है। ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है? अब आपको यहाँ पर आपने कहा कि इसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, 6 को पैरेलल में 3 5 के साथ लेना है। तो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ 15 4 2 ड्रॉ करता हूँ। 15 क्या था, वोल्टेज 4 2, ठीक है। 15 यहाँ पर आपके पास वोल्टेज सोर्स है, ±15 वोल्ट। 4 यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस है, और एक 2 ओम रेजिस्टेंस आपके पास है। ये आपका इनिशियल सर्किट स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये ब्रांच कुछ नहीं है, करंट सोर्स 3 और 5। यहाँ पर एक करंट सोर्स 6 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पर 3 और 5, ये शॉर्टेड है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई कहाँ करना चाहते हो, यू वांट टू अप्लाई द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस ब्रांच, इन दिस सर्किट। दिस करंट सोर्स इज हैविंग द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। if you will apply the source transformation, then simple ST लिखता हूँ, source transformation, then what will happen, जो आपके पास करंट सोर्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टेज सोर्स में। तो करंट सोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो आप लिखोगे वोल्टेज सोर्स जो होगा इसकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो अपवर्ड होगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी अभी देखते हैं, 5 और 3 टोटल 8 ओम रेजिस्टेंस जो पैरेलल में था करंट सोर्स के साथ, यहाँ पर
ये अभी वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 ओम का सोर्स रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा। वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो कितना हो जाएगा 48 वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में? सबको समझ में आएगा? हाँ, 2 के साथ भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अभी तो जैसा निखिल ने बताया मैं उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। और अब रिमेनिंग सर्किट को मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इस नोड के क्रॉस। अब नोड के लेफ्ट साइड में जितना सर्किट है वो सारा का सारा हमें ड्रॉ करना है। तो लेफ्ट साइड में आगे बढ़ते हैं। एक आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, आपने 2 ओम को ड्रॉ कर लिया। उसके पहले आपके पास एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, आपने 4 ओम ड्रॉ कर लिया। और एक ये बैटरी है आपके पास, कितना 15 वोल्ट, तो आपने 15 वोल्ट की बैटरी, ये सर्किट बन गया। अब इस सर्किट में आपने अप्लाई क्या किया नोडल एनालिसिस। इसको I1 लिया, इसको I2 लिया और इसको I3 लिया। ठीक है, अब आप सॉल्व करोगे। अब आप लिखोगे इक्वेशन I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू आप लिखोगे +0 प्लस 15 माइनस VA, आई एम टेकिंग हियर VA माइनस VA डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू I2। ये है अपना I2, मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ, ये करंट I2 है। तो I2 वैल्यू विल बी प्लस VA माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस I3 जो करंट है, दिस करंट विल बी प्लस VA माइनस 48 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8। निखिल ऐसे ही किया आपने? ओके, इसको सॉल्व करने के बाद जो VA की वैल्यू आ रही थी जरा वो बताना मुझे कितनी आ रही है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आपको इसको ठीक से सॉल्व करना है और ठीक से सॉल्व करने के बाद सबके साथ शेयर करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से VA की वैल्यू आप निकालेंगे तो VA की वैल्यू मिलेगी। अब आपको I3 कैलकुलेट करना है। नाउ इफ यू विल कैलकुलेट द I3 एंड I3 इज हैविंग द I3 की इक्वेशन क्या है VA माइनस 48 डिवाइडेड बाई 8। और यहाँ पर VA की जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी उस वैल्यू को यहाँ पुट करिए। मैं मानता हूँ कि आपने कोई वैल्यू X कैलकुलेट करी, क्लास में भी आया है। मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि कोई एक्स वैल्यू, ये गलत नहीं, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं इसको भी समथिंग लेता हूँ, मैं सी लिख देता हूँ, एनी वैल्यू सी, ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेट, तो ये सी वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे आप लिखोगे सी माइनस 48 डिवाइड बाई 8, ये जो भी सी वैल्यू आती है। तो यहाँ से जब आप I3 की, पहले आपने VA कैलकुलेट किया, VA के बाद आपने I3 कैलकुलेट किया। I3 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू अभी जितना आंसर है 1.4 एम्पियर नहीं आएगी। दिस विल नॉट कम एज नॉट इक्वल टू 1.4 एम्पियर। या तो एक काम करिए, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। अभी इसको कोई भी एक स्टूडेंट्स को सॉल्व करके मुझे बताओ कि VA की वैल्यू कितनी आती है। टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस वैल्यू। आ गई? इसको सॉल्व किया तो 78 डिवाइड बाई 7, तो आई हैव कैलकुलेटर 78 डिवाइड 11.14। हाँ ठीक है, ये वैल्यू आ गई 11.14 वोल्ट। अब हमको I3 कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे VA की वैल्यू को लिखेंगे 11.14। अब इसको जरा, हाँ कितना आता है ये वैल्यू 1.39 माइनस में, और आंसर कितना आ रहा है। अच्छा आपने इसको अच्छा आपने इसको करेक्ट मान लिया। ये आपने इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया था या नहीं किया था निखिल? आपने क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व किया था या इसके बाद कुछ स्टेप भी इन्वॉल्व किए थे? अच्छा जो I3 आ गया आपने इसी को करेक्ट आंसर मान लिया है। हम्म, हाँ, हम्म, एक- एक सेकंड।
I3 4.6 आ रहा है सॉल्व करके। अभी जो लिखा हुआ है सामने इसको सॉल्व करके माइनस मुझे चेक कर दी 11.14 माइनस 48 डिवाइड बाई 8 ये आ रहा है 4.6 माइनस 4.61 माइनस 4.16 आ रहा है। ये आ रहा है माइनस 4.661 लेता हूँ माइनस 4.61 एम्पियर। अब देखिए अब ये जो I3 करंट है आपको कैलकुलेट करना था करंट किस वाली ब्रांच में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द करंट इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच 5 ओम में देखना था। 5 + 3 8 में दे सकते हैं। आपने इस वाले प्रोसेस से सॉल्व करना स्टार्ट किया जो निखिल ने बताया। आपने इन दोनों ब्रांच को मिला करके यहाँ पे इसको शंट में कन्वर्ट सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर के वोल्टेज सोर्स में डाल दिया। अब आपने कहा कि ये जो 8 ओम रेजिस्टेंस है ये वही इस 8 ओम में 5 ओम वही रेजिस्टेंस है जिसमें हमें करंट निकालना है। अब आपने इसमें I3 की वैल्यू कैलकुलेट किया। आप लोगों ने कैलकुलेट किया और सॉल्व करके बताया आंसर आ रहा है माइनस 4.61। मैग्नीट्यूड अगर लें तो 4.61 एम्पियर। और हम सबको पता है कि ये 4.61 एम्पियर आंसर जो है गलत है क्योंकि एक्चुअल आंसर कितना है 1.4 एम्पियर है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक जो आपने इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके एक ब्रांच बना दिया। अब आपको जब भी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं लास्ट में आपको क्या करना होता है इस सर्किट को वापस अपने एक्चुअल सर्किट में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। देन नाउ फाइनल फॉर द फाइनल आंसर व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू नाउ अगेन डिवाइड दिस सर्किट इनटू द पैरेलल ब्रांचेस। यहाँ पर ये हो गया 15 ये ऐसे ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। 4 वाली ब्रांच जैसी है उसको आप ऐसे ही रखोगे 4 ओम। उसके बाद ये 2 ओम वाली जो ब्रांच है इसको आप ऐसे ही रखोगे यहाँ पर 2 ओम की ब्रांच हो गई। अब इसको आप वापस से करंट सोर्स में कन्वर्ट करिए। करंट सोर्स जब से कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर एक करंट सोर्स मिलेगा जो डायरेक्शन अपवर्ड प्रोवाइड करेगा और उसके बाद जो ये रेजिस्टेंस है वापस यहाँ पर आएगा। और फिर आपने यहाँ पर टोटल करंट कैलकुलेट कर रखी है। वो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी जिसमें एक करंट यहाँ पर जा रहा है रिमेनिंग करंट यहाँ पर जा रहा है। उसको जब आप कैलकुलेट करोगे देन द आंसर विल कम एज 1.39 या 1.4 एम्पियर। अब यहाँ पर आंसर आएगा 1.4 एम्पियर। यही करंट जो अपना करंट डिवाइडर रूल है सॉरी जो अपना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रूल है उसमें एक प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम दो ब्रांच को मिक्स करके एक ब्रांच बना देते हैं तो वो टोटल करंट बताता है। लेकिन हमें उस ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करना है जिस ब्रांच में एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लास्ट में आकर के फिर से आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है और जब आप वापस उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तब फिर आपको एक्चुअल आंसर मिलेगा। यस 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 करंट हाँ हाँ नहीं करंट सीरीज में कहाँ है। मैंने 5 + 3 को 8 ले लिया ना। 5 और 3 को मिला के जो 8 ओम का कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन तो 6 के साथ 6 एम्पियर के साथ पैरेलल में आ रहा है ना। हाँ हाँ आखिर में वही करना पड़ेगा। मतलब ये जो चीज है ना मैं क्यों बताता हूँ। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं अभी चलो लास्ट में आते हैं। लास्ट पेज पे आकर के मैं बताता हूँ सेकंड लास्ट पेज पे यहाँ पे ठीक है। एक्चुअली अगर मैं एक्चुअल सर्किट लूँ तो कुछ इस तरह से है कि एक सोर्स लगा हुआ है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई सोर्स है करंट सोर्स है। करंट सोर्स को मैं बोलता हूँ कि आपने आपके छत पे सोलर पैनल लगा हुआ है ठीक है। आप एक्चुअल एग्जाम्पल लेता हूँ सोलर पैनल लगा हुआ है और यहाँ पे अब सनलाइट है इस पे तो ये करंट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है। अब ये करंट यहाँ पर आ करके इसके साथ पैरेलल में आपने क्या लगा दिया एक एक आपने कोई लोड लगा दिया कोई आपने इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया है ठीक है। इस तरह से ये सर्किट हो गया। और ये जो बल्ब है ये बेसिकली रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक। और बाकी रिमेनिंग सर्किट है। अब आप इसे कन्वर्ट ये इसको जब आप सर्किट में कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे ये करंट सोर्स हो गया जो सोलर पैनल है और जो बल्ब है ये रेजिस्टेंस हो गया इस तरह से। और इसके साथ पैरेलल में मान लीजिए कि बैक साइड में कोई और सर्किट भी लगा हुआ है कोई बैटरी रेजिस्टेंस और बैटरी भी लगी हुई है इस तरह सर्किट बन रहा है। तो आप बोलोगे वो रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे मतलब एक बल्ब और लगा हुआ है उसको आपने रेजिस्टेंस में लगा दिया और एक बैटरी लगा दिया। मान लीजिए कि ये एक्चुअल सर्किट है
और क्लियर करता हूँ, तो मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ कि यहाँ पर एक और आपका बल्ब है और एक बैटरी रखी हुई है फिजिकली, दिस इज योर बैटरी, यू आर हैविंग ए बैटरी हैविंग द 2 टर्मिनल्स, और एक टर्मिनल को ला करके यहाँ कनेक्ट किया, टर्मिनल को ला के यहाँ कनेक्ट किया। ये एक्चुअल सर्किट है, इसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर बनाया। तो मैं सर्किट को ड्रॉ करता हूँ, तो जो बल्ब है उसको मैं रेजिस्टेंस बना दिया, यहाँ पर जो बैटरी है उसको बैटरी का प्लस माइनस शो कर दिया, और जो आपके पास पोटेंशियल, जो आपके पास सोलर पैनल था उसको एक करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो रेजिस्टेंस था उसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस मीन R1, दिस इज R2। सो सॉल्व करेंगे तो उसको मैं लिया R1 और ये क्या हो गया R2। अब आपने कहा कि इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों ब्रांच को मिला करके मैं एक ब्रांच बना दूंगा। सर्किट में आपने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे आपने कहा कि इस तरह से आ रहा है। अब आपने बना दिया एक वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे लगा दिया रेजिस्टेंस सीरीज में, और आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करके करंट की वैल्यू निकाल दी। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो कनेक्शन है वो कैसे पैरेलल है, जो भी ये करंट सोर्स, जो ये सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, सोलर पैनल लगा हुआ है, इसकी कुछ करंट तो इस वाले लोड में जा रही है, कुछ इस वाले लोड में जा रही है। अब डिपेंडिंग ऑन की बैटरी का पोटेंशियल कितना है, हो सकता है कि बैटरी का पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो करंट यहाँ से रिसीव भी कर रहा हो और दोनों का समेशन यहाँ पे जा रहा हो। वो डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा करंट प्रोवाइड कर रहा है, कौन कम करंट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल थिंग इज दैट कि ये बीच में है, यहाँ ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा कि ये दो ब्रांच में करंट को डिवाइड करेगा सोलर पैनल। अब एक्चुअली यही सर्किट में यही हो रहा था, यहाँ से जो करंट आ रही थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी। लेकिन आपने सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या किया, उसको एक सोर्स बना दिया, वोल्टेज सोर्स। और आपने कहा कि अब ये पूरा सीरीज सर्किट हो गया। तो एक्चुअली तो सीरीज है नहीं, तो क्या करना पड़ता है, जो भी ये सोर्स करंट प्रोवाइड कर रहा है वो करंट जब आप कैलकुलेट कर लेते हो यहाँ पर, फिर फाइनल रियल आंसर लेने के लिए सर्किट को आप वापस उसी ब्रांच में डिवाइड करते हो कि आप बोलोगे एक ब्रांच यहाँ पर, एक सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी कुछ करंट इधर फ्लो करेगी, रिमेनिंग करंट यहाँ फ्लो करेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितनी करंट एक्चुअली इस वाले लोड में फ्लो कर रही थी। तो एनालिसिस के पार्ट पे अगर हम एक सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर करंट सोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लास्ट में हमें वापस उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना होता है, और ये प्रॉब्लम हमेशा आती है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाले केस में। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तब लगाइए जब तक पेपर में ऐसा बोल नहीं देता है कि नाउ अप्लाई द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। उससे बेटर है कि आप सुपर मैथ्स में चले जाएं, वो ज्यादा इजी होगा, आंसर जल्दी मैच करेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। ये बात समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा था? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश आप भी करिएगा, और निखिल ने सॉल्व किया है कि एक प्रॉपर सोल्यूशन बना करके निखिल शेयर कर देंगे, मैं चेक कर लूंगा। अगर उसमें कोई फिर भी डाउट रहता है तो एक क्वेश्चन में इसका करा ही दूंगा आपको, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई हो गया, सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के पार्ट में दिक्कत रही है। तो इसको सॉल्व करते, हाँ ये किसकी मैथ्स की इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 में मैथ्स की इक्वेशन। अच्छा, मैथ्स में भी आपको डाउट हुआ था क्या इसमें, इस वाले केस में, क्वेश्चन नंबर 5 में? अच्छा, किस वाली मैथ्स की इक्वेशन आप, अच्छा आपको सुपर मैथ्स लगाना पड़ा होगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट तो नहीं किसी को? क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दूं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लिख देता हूं डन, और क्वेश्चन नंबर 5 में मैथ्स की इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 बाय द मैथ्स एनालिसिस। तो 5 को मैं देखना पड़ेगा, 15 4 2, ठीक है, फिर से ड्रॉ करता हूँ, 4 2, कुछ भी नहीं है, 6 3 5, ठीक है, 3 5, ये सर्किट है। अब इसमें आपको मैथ्स लगाना है। मैथ्स एनालिसिस अप्लाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमें देखनी है कि सर्किट में कोई भी करंट सोर्स नहीं होना चाहिए। सर्किट में करंट सोर्स नहीं है तो फिर हमें, अगर सर्किट में करंट सोर्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सर्किट में करंट सोर्स है तो हमें वहां पर सुपर मैथ्स एनालिसिस अप्लाई करनी पड़ेगी। सो वी विल अप्लाई द सुपर मैथ्स एनालिसिस, वी विल अवॉइड द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी विल अप्लाई द सुपर मैथ्स एनालिसिस। अब सुपर मैथ्स एनालिसिस जब इसमें अप्लाई करेंगे तो मैंने कहा कि पहले आपने इसमें I1 एज्यूम किया, सेकंड वाले मैथ्स में आपने I2 एज्यूम किया, थर्ड वाले में I3, ऐसा करते आ रहे हैं। मैथ्स नंबर 1 की इक्वेशन लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी,
प्लस 15 -4i1 -2i1 -i2 और उसका कोई एलिमेंट नहीं इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। मैथ नंबर 2 की इक्वेशन आप लिखोगे तो आपको 6 एम्पियर का सोर्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैथ नंबर 3 की इक्वेशन लिखोगे तो भी 6 एम्पियर का सोर्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम सेकंड इक्वेशन जो है वो नहीं लिख सकते, थर्ड इक्वेशन भी नहीं लिख सकते। अब हमने क्या किया, एक हमने सुपर मैश ले लिया। कंसीडर द सुपर मैश 2 एंड 3, 2 और 3 को मिला के सुपर मैश लिया। मतलब अब 2 से स्टार्ट करेंगे, बीच वाली ब्रांच में जाएंगे नहीं, आउटर बाउंड्री पे मूव करके वापस इस वाले पार्ट पर आ जाएंगे। मान लीजिए ए है तो ए से मूव करके ए पर आ जाएंगे। तो पहली ब्रांच में कोई एलिमेंट नहीं, फिर 3 पे आए तो जाएगा -3 इंटू i3। 5 पर आए -5 इंटू i3। वापस इस वाले पॉइंट पर आए, इधर नहीं गए, वापस यहाँ पर आ गए, फिर 2 वाली ब्रांच मिली, -2 i2 -i1 मिल गया इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद अब बोलता है कि अननोन तो आपके पास 3 है, इक्वेशन बनी 2, तो वो इक्वेशन जो अभी रह गई है थर्ड इक्वेशन, वो हमको उसी ब्रांच से मिलेगा जिस ब्रांच की वजह से प्रॉब्लम है, उसी ब्रांच से मिलेगा जिस ब्रांच में करंट सोर्स लग गया है। तो अब आपके पास अगर इक्वेशन लिखना है तो आपने कहा कि 6 एम्पियर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसमें i2 जब फ्लो करेगा तो i2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, i3 जब फ्लो करेगा तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो i3 की डायरेक्शन 6 के साथ मैच कर गया तो +6, i2 की डायरेक्शन 6 के अपोजिट में है तो सॉरी i3 की डायरेक्शन 6 के साथ मैच कर जाता है तो +i3, और i2 की डायरेक्शन 6 के अपोजिट है तो -i2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन मिल गई, इनको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन जिसने पूछा था समझ में आ गया बेटा? सेम बनी है। कैलकुलेशन एरर है ना, उसके लिए कैलकुलेटर से सॉल्व करना। देखिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगे, मतलब हाउ टू यूज द कैलकुलेटर। और या फिर आपके जो मोबाइल है उसमें भी साइंटिफिक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन, आप गूगल स्टोर पे जा करके ना साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप यूट्यूब करिएगा तो साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड करके आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, जब तक आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब आप आओगे तब तो आपको कैलकुलेटर ही लेकर के आना होगा। तो उसमें ये अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम मैट्रिक्स बनाई थी, सिर्फ वैल्यू पुट करते जाइए और इसके आंसर तुरंत आ जाएंगे। तो ये 2 मिनट का काम बचता है इसके बाद। और मैथमेटिक्स में टाइम वेस्ट क्यों करें, कंसेप्ट जब आता है। यस, इक्वेशन, यस, डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर सकते हैं। मत नहीं 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 नहीं, आपने इक्वेशन लिखी ना, इसके बाद आप पेपर में लिखिए बाय सॉल्विंग, बस। बाय सॉल्विंग इक्वेशन वी आर हैविंग वैल्यू i1 i2 और i3। और बेटर है कि इस इक्वेशन को यहाँ तक 1 2 3 लिखने के बाद वो मैट्रिक्स जो मैंने सिखाई थी ना आप लोग को, उस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दीजिए। याद है मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? देखिए, हाँ, उस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दीजिए, उसके बाद सिंपली लिखिए बाय सॉल्विंग द इक्वेशन और इनके आंसर दीजिए। अब अभी हमें मैथमेटिक्स नहीं सीखना है, 12th में नहीं है, हम लोग 10th में नहीं है, हमें एक कंसेप्ट सीखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसीलिए मैं इक्वेशन वेरीफाई करता हूँ। इक्वेशन लिखना आ गया मतलब मेरा काम हो गया। अब बाकी काम तो आप कर ही लोगे, कैलकुलेटर आपके हाथ में और एग्जाम में अलाउड है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना। तो यहाँ से इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं बस। ऐसे तो सबसे अच्छा FX991 है। साइंटिफिक कैलकुलेटर 100 ms 82, देखिए 991 भी कुछ लोग लेते हैं। FX991 जो है वो उसमें मेमोरी भी है, डेटा फॉर्मूले वगैरह सेव हो जाते हैं, तो एग्जाम में अलाउ नहीं होता है। मेरे पास क्या 991 ही है तो, लेकिन 100 ms तक की सीरीज जो है वो अलाउड होती है। 100 ms या 82 ms तक की सीरीज अलाउड होती है। हाँ, मैं तो आपको बोलूँगा कि अभी जब तक आप लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसी से कर लीजिए, उसमें सारे फंक्शन हो जाते हैं। तो उसके बाद सीख लीजिए, फिर आप लीजिएगा जब आपको लगता है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, आपको घर से ही अगर देना होता है एग्जाम इन केस, तो आप उसी से कर सकते हैं। अगर एग्जाम हॉल में आके देना है तो उस टाइम परचेज कर लीजिएगा जब रिक्वायरमेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत था, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अदरवाइज ये हो गया होगा, है ना। तो इसको मैं डन मानता हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, नॉर्मल चीज़ कंफर्म करिए। यस, रेजिस्टेंस को नेगेटिव मतलब समझा नहीं। रेजिस्टेंस को नेगेटिव मतलब? हम्म, हम्म,
ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। हम्म। मतलब आप कह रहे हो कि अभी मैं ओरिएंटेशन ऐसे लेता हूँ, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ +13 - 5 I1, अगर मैं इसको I1 ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर I2 ले लेता हूँ, ऐसे कह रहे हो ना, तो ये आएगा -5 I1 -2 I1 -I2 -10 = 0, ऐसे मैं करता हूँ, ठीक है ना। अब आप क्या करना चाह रहे हो, अब बताओ उसके बाद, अब मुझे क्या करना है इसमें चेंज। अब मैं I1 की डायरेक्शन चेंज कर दूं। अब I1 की डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, और इसको मैंने कह दिया मान लो ये I1 नहीं, अब ये IA हो गया। तो अब इक्वेशन होगी, अगर मैं मान लीजिए इस वाले पॉइंट लिखता हूँ, केवल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अब मुझे मूव करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपने डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ली है। तो अभी इक्वेशन +5 नहीं होगा, अभी भी इक्वेशन -5IA ही होगा, लेकिन बैटरी के नेगेटिव से आउटवर्ड आएंगे, तो ये जो है ये -13 हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज ड्रॉप ही देता है, इसीलिए मैं इसको सिंपल कर दिया हूँ। मतलब कभी आपको ये सोचना नहीं है कि हायर, क्योंकि बहुत से लोग जब सॉल्व करते हैं तो रेजिस्टेंस में साइन बनाते हैं, आपको रेजिस्टेंस के लिए कोई भी साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करता है। रेजिस्टेंस हमेशा ड्रॉप ही देता है, हम उसके अकॉर्डिंग बैटरी को चेंज करेंगे। तो बैटरी के लिए सिंपल फंडा है कि बैटरी के पॉजिटिव से आउटपुट आ रहे हैं तो प्लस, निगेटिव से आ रहे हैं तो माइनस, और रेजिस्टेंस ऑलवेज हैविंग द निगेटिव साइन, ठीक है। हाँ, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यस। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं। आपका इक्वेशन आया A11 I1, फिर आपका इक्वेशन आया +A12 I2 = C1, फिर आप लिखोगे A21 I1 +A22 I2 = C2। ये आपकी दो इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये मैं जिन जनरल लिख रहा हूँ, इसको आप यहाँ पर आकर के बहुत ही सिंपल है, अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22, जो मैंने बताया था। उसके बाद जो अननोन वैल्यूज I1 और I2 जो आपको सॉल्व करनी है, = के बाद C1 और C2। इस तरह से लिखना मैं इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा लिखने से आपको क्वेश्चन के, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इक्वेशन सही है तो 4 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपने कैलकुलेशन किया और बाई चांस कैलकुलेटर से किया या हाथ से किया, गलत हो गया और आंसर आपका गलत आ गया, तो भी आपका केवल एक ही मार्क्स कटेगा, बाकी 4 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, नंबर लेने का तरीका है कि सर मुझे कंसेप्ट तो आता है, मैंने सॉल्व किया है, लेकिन जल्दी जल्दी में आंसर मिस्टेक हो गई है। इसी की बजाय आप इक्वेशन 1 2 लिखें और उसको सॉल्व करें, पूरा सॉल्व करके लास्ट में आंसर गलत लिख दें, तो आपको नंबर हो सकता है कि 0 मिल जाए या 1 या 2 नंबर मिले, कि अटेम्प्ट का नंबर दे देते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते ही जहाँ एक कोफिशिएंट मैच किए तो टीचर हमेशा मैच कर लेता है, क्योंकि हम भी जब सॉल्व कर चेक करते हैं कॉपी, तो हम इसी चीज को देखते हैं कि इक्वेशन सही लिखी है, ये कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं, अल्लाह बच्चे को कंसेप्ट आता है, इसलिए मैट्रिक्स में लिखिए। और अभी आपने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, जब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको इन्हीं वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर यही वैल्यू पूछता है, सिम डायरेक्टली पूछेगा A11 क्या है, A12 क्या है, और C1 क्या है। फिर सेकंड में आप जैसे जैसे आप नेक्स्ट वैल्यू पुट करोगे, फिर पूछेगा A21 क्या है, A22 क्या है, और C2 क्या है। सीधे सीधे आप वैल्यू पुट करोगे, तो आपको कैलकुलेटर में भी वैल्यू पुट करने में इजी रहेगा और आप सही आंसर की ओर अप्रोच करोगे, ठीक है बेटा। क्या? हाँ हाँ, 2 वोल्ट लेके ही कर, 2 वोल्ट लेके ही कर लीजिए, जो उसका आंसर है उसको गलत मान करके आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है। 2 वोल्ट लेके सॉल्व करिए, केवीएल और केसीएल दोनों से आंसर सेम आएगा, जो लिखा है वो नहीं आएगा, लेकिन दोनों से सेम सेम आएगा जो भी आएगा। अभी कोई डाउट इसके अलावा किसी को? कोई डाउट किसी को बेटा? यस। ओके। यस। इस वाले इस क्वेश्चन की नोडल इक्वेशन, हाँ ठीक है, लिख देते हैं। मैं इसे पूरा इरेज करता हूँ जस्ट। काफ़ी डिस्कशन हो गया, मुझे लग रहा था कि आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे, लेकिन टाइम लगी, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। समझ में आना चाहिए, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस अभी आएगा। हम अब इसको मैथ से मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, और नोडल की इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको ओके।
यहाँ से कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को अब नोडल से सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर हम इसको I1 करंट ले लेते हैं, इसको एक नोड पे VA ले लिया, इसको नोड पे VB ले लिया, और अभी हम इन दोनों ब्रांचेस को मिला करके पैरेलल में एक ब्रांच नहीं बना रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, और 12 ओम 12 ओम की ब्रांच में ही निकालना है, तो बाद में फिर से उसको अलग अलग करना पड़ेगा, पैरेलल सॉल्व नहीं कर रहे। तो यहाँ पर I1 इसको ले लिया, इस वाली ब्रांच में हमने I2 ले लिया। अच्छा, तो I3, इसको I3 ले लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, ये वैसे ही तो है, I4 I5, ये वैसे ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस तरह से आप सॉल्व कर रहे होगे तो सॉल्व नहीं हो रहा होगा। मैं इसका सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। अभी सर्किट ऐसे हो जाएगा, प्लस माइनस 13 वोल्ट, यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का रेजिस्टेंस आपने यहाँ ले लिया। उसके बाद इस वाले पॉइंट पे आकर के आपने कहा कि ये 2 ओम रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ पे ले ली बैटरी। और अब ये देखिए VA और VB के बीच में मैंने I3 करंट लिख तो दिया है, लेकिन VA और VB के बीच में ना तो कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई वोल्टेज सोर्स, ना कोई करंट सोर्स। तो इसका मतलब VA और VB बेसिकली दो अलग नोड ना होकर के एक ही नोड है, और इस पूरे नोड को इस पूरे को मिला करके हम एक नोड कंसीडर कर सकते हैं। और इस नोड से अब एक ब्रांच आपकी आई हुई है, इस ब्रांच को हम नाम दे सकते हैं, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ 5 ओम के रेजिस्टेंस की ब्रांच, कुछ इस तरह से 5 ओम, और एक ब्रांच जो इस नोड से निकल करके इधर की ओर गई हुई है 12 ओम का रेजिस्टेंस। ये यहाँ पर ब्रांच है, ये है 12 ओम रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पर करंट को एज्यूम करते हैं और इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा कि नाउ दिस विल बी करंट I1। अब इस ब्रांच में आप करंट ले लो I2, इस ब्रांच में करंट ले लीजिए I3, और यहाँ पर करंट ले लीजिए I4, और इस नोड पे वोल्टेज एज्यूम कर लिए कोई वोल्टेज VA। तो मुझे लगता है जिस प्रॉब्लम की वजह से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अब वो इशू नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था अभी। लिख अब, हाँ बिल्कुल पैरेलल में लेके सॉल्व कर लिया आप। 5 और 12 को पैरेलल में ले लीजिए और एक ब्रांच बन जाएगी, आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एंड में आपको आंसर किस में निकालना है? आपको 5 और 12 को पैरेलल में लेकर के जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसमें आंसर नहीं, आपको केवल 12 ओम में निकालना है। तो जब फाइनल आप सॉल्व कर लोगे तो फिर आपको दो रेजिस्टेंस अलग करोगे, उसमें जो कंबाइन होकर के एक रेजिस्टेंस आएगा उसको फिर और 5 और 12 में आपको अलग करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। बेसिकली जो पैरेलल में सॉल्व करने के लिए जो बात कर रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। आपने सर्किट को सॉल्व किया, आपने यहाँ पर लिखा इसको, ये वोल्टेज सोर्स लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स आपने लिया, ये हो गया। फिर आपने इसको पैरेलल में सॉल्व कर लिया। तो जब पैरेलल में आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 पैरेलल विद 12। यहाँ से जो करंट आ रही होगी वो टोटल करंट यहाँ पर फ्लो करेगी। आपको आप इस करंट को कैलकुलेट करोगे और इसकी वैल्यू को बता दोगे, आप बोलोगे जो वैल्यू। लेकिन आपको फाइनल आंसर चाहिए 12 में, तो आप फिर से सर्किट को आप ड्रॉ करोगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, रेजिस्टेंस यहाँ लगा करके, बैटरी फिर से यहाँ लगा करके, और अब आप बोलोगे ये टोटल करंट तो आपने कैलकुलेट कर ली I करंट, लेकिन आपको चाहिए केवल 12 में। तो 5 को आप फिर यहाँ ड्रॉ करोगे और इसके पैरेलल में 12 को फिर से आपको अलग अलग डिजाइन करना पड़ेगा, फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर I करंट का एक पार्ट यहाँ जा रहा होगा और एक पार्ट यहाँ कहीं जा रहा होगा। इसको मालूम है I1 लिखता हूँ। तो आपको इस I1 वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप 5 और 12 को पैरेलल लेकर के करके सॉल्व करोगे तो आपका कैलकुलेशन तो इजी हो जाएगा, लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा। आपका आंसर मैच इसलिए नहीं करेगा कि आप टोटल करंट कैलकुलेट कर रहे हो, आप केवल 12 में नहीं निकाल रहे, तो फिर से आपको उसे वापस उसमें जाना पड़ेगा, उसको वापस पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट, है ना? ठीक है, तो अच्छा है, आज की क्लास में काफी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला डिस्कशन हुआ है। तो सीरीज पैरेलल को मिस कर, चाहे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो या दो रेजिस्टेंसेस को मिला करके बनाना हो, तो उस समय इस बात का काफी ध्यान रखें कि एक मैं इसका पूरा सारांश बताता हूँ, पूरा समरी, कि जिस ब्रांच में आपको करंट निकालनी है, जिस रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करना है, उसको टच मत करिए। उसके अलावा कोई कन्वर्जन अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन जो जिसे इसमें 12 ओम में निकालना था, तो 12 ओम में क्योंकि निकालना है तो 12 ओम को टच नहीं करना है। तो जब 12 ओम को टच करोगे तो वापस में फिर उस 12 वोल्ट को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा कन्वर्जन पॉसिबल होता तो वो कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लो, एक और लगा होता रेजिस्टेंस,
मान लीजिए कि सर्किट ऐसे है, मैंने कहा कि ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के साथ एक बैटरी यहाँ लगा देता हूँ, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर एक रेजिस्टेंस ये, पैरेलल में रेजिस्टेंस एक ये और एक रेजिस्टेंस ये। इसको मैं 12 ओम ले लेता हूँ, इसको 5 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ, और बाकी ये 2 ओम, 3 ओम, और ये 6 ओम, और ये 2 वोल्ट, और ये 10 वोल्ट। और मैंने आपसे कहा कि फाइंड द करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? फाइंड द करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पैरेलल में 1 भी है, 5 भी है और 12 भी है। तो जब आप 5, मैं बोलता हूँ कि आप इस वाले जिसमें आपको करंट कैलकुलेट करना है, इसको टच मत करो। इसको टच करोगे तब फिर दिक्कत है, क्योंकि पहले आप इसको सीरीज कन्वर्ट करोगे, वापस लास्ट में फिर से चेंज करोगे। लेकिन इसका जो कन्वर्जन है, अगर आप बोलोगे सर मैं 1 और 5 को पैरेलल में सॉल्व करके करूं, तो मैं बोलूंगा हाँ आप कर सकते हैं। आपका सर्किट सिंपल हो जाएगा, आप 12 वोल्ट को कहीं टच भी नहीं कर रहे। आप इस सर्किट को अगर सॉल्व करो तो 10 वोल्ट आएगा, यहाँ पर 3 जैसे था वो रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैटरी आ गया, और इन दोनों को 5 और 1 को मिला करके आपने एक रेजिस्टेंस बना दिया। आपने लिखा 1 पैरेलल विद 5, इसको ले लिया। ठीक, और अभी आपने 12 वाली ब्रांच को बिल्कुल टच नहीं किया, वो यहाँ पर 12 ओम हो गया। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी करंट आपके पास यहाँ पर आ रही थी, मान ली यहाँ पे टोटल करंट आ रही थी आई करंट, उस आई का करंट का कुछ पार्ट यहाँ पे I1 में जा रहा था, कुछ I2 में जा रहा था, और कुछ यहाँ पर जा रहा था I3, इसको मैंने आई लिखा हुआ था। तो अभी यहाँ से जो करंट आएगी वो आई आएगी। चेंज किस में होगा, क्योंकि आपने 1 और 5 की मिक्सिंग कर दी, 1 और 5 को पैरेलल में सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर करंट जो 1 और 5 की कंबाइन करंट आ जाएगी। लेकिन हमें वो चाहिए ही नहीं है, वो हमें चाहिए 12 में। 12 की करंट जो I3 रिक्वायर्ड थी, वो अभी भी I3 ही फ्लो करेगी। तो ओवरऑल रिजल्ट इज दैट द एब्स्ट्रैक्ट, या कह सकते हैं कंक्लूजन ऑफ द टुडेज क्लास इज दैट कि जिस भी ब्रांच में आपको करंट निकालना है, करंट की वैल्यू, उस ब्रांच को किसी भी कन्वर्जन का हिस्सा ना बनने दें। उसको बोले कि आप हमारे मेहमान हैं, आपकी हमें सेवा करनी है, आप अलग बैठिए, आपको किसी के साथ मिक्स नहीं करना है, आपको हम अलग से ला के खाना देंगे, मतलब इस टाइप में। यही दिक्कत होती है जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे जो यस एक बार मैं जरा इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर आपके क्वेश्चंस को करूंगा, क्योंकि दूसरा भी कंसेप्ट दिमाग में आ रहा है। जैसे यहाँ पर आपके पास बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर एक आपके पास एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक, और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसको फिर मैं लेता हूँ 6 ओम, इसको लेता हूँ 1 ओम, और ये 10 एम्पियर, और ये 5 वोल्ट, और ये 3 ओम की। अब आपसे मैंने कहा कि फाइंड द करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। अब आपको कन्वर्जन पॉसिबल है इस वाले पार्ट पर भी, और कन्वर्जन पॉसिबल है इस वाले पार्ट पर भी, दोनों में पॉसिबल है। तो अगर आप 10 को 6, क्योंकि 6 में ही करंट निकालना है, 10 और 6 के लिए अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दोगे यहाँ पर, उसके बाद आपको आंसर गलत मिलेगा, क्योंकि बाद में आपको वापस 6 को अलग करना पड़ेगा। लेकिन ये इसको अप्लाई मत करिए। लेकिन इस 10 को, जो 10 है और ये 1 है, इसको अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ले करके जाते हैं, तो मैं बोलूंगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसको ले लीजिए। 5 वोल्ट यहाँ से ले लिया, 3 ओम यहाँ से ले लिया, यहाँ पर एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, किस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे लगा दिया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और ये 1 ओम को आपने यहाँ पर ले लिया बैटरी के साथ, और वो 10 अगर बैटरी थी तो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, 10 एम्पियर था, 10 वोल्ट हो जाएगा, और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या आ गया, 6 आ गया। अभी हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई तो किया, लेकिन जिस रेजिस्टेंस में करंट को कैलकुलेट करना था, उस रेजिस्टेंस को हमने बिल्कुल टच नहीं किया, वो जैसे था वैसे ही रहेगा। अब आपका आंसर कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा, आपको लास्ट में फिर से वापस डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ओवरऑल थिंग इज दैट कि जब भी आप पैरेलल, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहे हैं, या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, सर्किट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो कभी भी उस ब्रांच को टच ना करें जिस ब्रांच में आपको करंट को कैलकुलेट करना है। इसके बाद आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। यस 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 हाँ बिल्कुल सेम रहेगा, हाँ करंट अलग अलग होगी।
वो देखिए, वो आप बेसिक लॉज अप्लाई कर रहे हैं, वो एक अलग तरीका है सॉल्व करने का। तो आपके बेसिक लॉ से भी आंसर आता है। मैंने कभी नहीं बोला कि आपके बेसिक सर्किट कंसेप्ट कभी गलत हुए। आप इसमें करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, जो आप बता रहे हैं बेसिक लॉ से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहाँ वोल्टेज सेम रहेगा, उससे सॉल्व कर रहे हैं, उससे आंसर आ जाएगा, वो बात ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जब पेपर में आया और उसने मेंशन किया कि आपको इसे नोडल से करना है या मैथ से करना है, तो बेसिक लॉज सही होने के बावजूद भी, क्योंकि जिस थ्योरम से वो आपको सिखाना चाह रहा है, आंसर चाह रहा है, आप उस पर अगर नहीं जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, या मर्जी के बेसिस पे 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपका जो पार्ट है वो एकदम सही है, वो कंसेप्ट सही है, उससे आंसर आएगा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं उसमें अगर हम बात करें और उससे सॉल्व करने के बाद जो डिफिकल्टी आएंगी, उन डिफिकल्टीज को हम क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक द थिंक इट विल बी ओके टू यू। हाँ, आपको सारी ब्रांच की करंट लेनी पड़ेगी, उसका सॉल्व करना पड़ेगा, पोटेंशियल आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर। आपको इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, और उसके बाद पोटेंशियल का डिवाइड, पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो जाएगा तीनों में, डिवाइड कर करके आप करंट निकाल सकते हैं। वो तो बेसिक लॉ है। और अगर देखें तो जब आप एक नोडल की इक्वेशन लिखते हैं तो आप वही चीज कर रहे होते हैं, उसी को जो आप देखेंगे ना, तो जो हम I4 I5 I6 की वैल्यू को V/R कर लिखते हैं, तो वही चीज जो आप बोल रहे हैं, उसी को एक स्टेप वाइज मैनर में लिख दिया गया है। तो ठीक है वो। तो अभी जो मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा था, इस सबको समझ में आ गया ये? क्योंकि आज की पूरी क्लास जो है वो सिर्फ आपके डाउट क्लियरेंस में गई है, और ये बहुत ही अच्छी क्लास है। मतलब ऐसे कहने के लिए मैं सिर्फ बोलता हूँ, आप सुनते हो, आपने पूछा और मैंने बोला इसमें। और ये जो कंसेप्ट अभी लास्ट में निकल करके आया, इसको आप अपनी कॉपी में अपने वर्ड्स में एग्जाम्पल के साथ, भी मैंने रफ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस पीडीएफ को फॉलो करते हुए एक दो न्यूमेरिकल के साथ अपने स्टेप में, अपने पॉइंट्स में, अपने वर्ड्स में उसको लिख लीजिएगा, जिससे कि पेपर में वो दिक्कत ना हो। क्योंकि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी पेपर में, अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ पर पैरेलल रेजिस्टेंसेस को अप्लाई करना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए, और कहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ऐसे तो आज ही क्लास में मुझे सुपर पोजिशन थ्योरम स्टार्ट करना था, मैं इसके बाद सुपर पोजिशन थ्योरम लेकर के आया था। बट वी विल स्टार्ट द सुपर पोजिशन थ्योरम फ्रॉम टुमारो क्लास, टुमारो एट 10 AM। तो अभी जिनको डाउट्स क्लियर हो गए हैं वो लोग क्लास को लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं, लेकिन जिसके डाउट है वो रुके रहें। यस, पूछिए। सुपर नोडल थ्योरम बताएंगे, जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। अभी आहिस्ते आहिस्ते चल रहे हैं, मतलब अचानक से बड़ी बड़ी चीजें देंगे तो घबरा जाओगे। सुपर नोडल थ्योरम जो है वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको, हाँ, सुपर नोडल। और अगर मैं किसी वजह से नहीं बताता हूँ तो आप मुझे जरूर बोलिए कि सर आपने सुपर नोडल थ्योरम अभी तक नहीं बताई है। लेकिन अभी हम सुपर नोडल नोडल को मैं रोक के रखा हूँ, इसको मैं बाद में कराऊंगा। इसके अलावा किसी के अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और यस। हाँ, 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 नहीं ठीक है, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या दो रेजिस्टेंस के लिए, तो हाँ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि हाँ, सीरीज में वोल्टेज वाला बिल्कुल ठीक है। करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर रूल की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यस, कोई और डाउट इसके अलावा? प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको। और बाकी बुक्स में दिए हुए हैं, जो आपके पास बुक्स हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बुक्स में करिए क्वेश्चंस को। बुक से क्वेश्चन लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस। यस। हम्म किस वाले, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया हूँ। जो मैं लास्ट में बता रहा था वो, या फिर कोई आप जो क्वेश्चन दिए हुए थे इसमें उससे पूछ रहे हैं आप?
जो असाइनमेंट। हम्म। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहली चीज तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई ही मत करिए उस वाले क्वेश्चन में। इस जो है ना, उसमें उसमें अप्लाई मत करिए, आप फंसोगे नहीं। और अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद आपको वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा उसको सॉल्व। हाँ हाँ, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करके मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाए। यस। यस, पूछिए। नहीं सर, तब फॉलो करता ही नहीं। लेकिन तो आप इक्वेशन उसके बाद तब अगर वहां पे वी और वीबी के बीच में कोई रेजिस्टेंस होता तो आप वहां पे करंट एज्यूम करते हैं, या इस वाले पार्ट पर आप एक करंट एज्यूम करते हैं, I3 करंट जैसे मैंने लिखा हुआ है, और उसकी इक्वेशन आप लिखते हैं VA माइनस VB डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है, वो हो जाता है। हाँ, 6 इक्वेशन बन जाती है उसमें। हाँ बिल्कुल। वो मैं अब करके बताता हूँ। अभी मैं आपको सॉल्व करके डालता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व करके आज की क्लास में देखिएगा, मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक। हाँ ठीक है। हाँ मुझे भेज दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, फिर मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो सुपर मैथ्स की क्लास को की थ्योरम को कल मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। ये मान के चलते हैं कि नोडल और मैश एनालिसिस हो गई है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए जो आपको बुक्स मैंने पीडीएफ शेयर करी, किसी भी बुक को उठा करके उसमें सब सारी बुक्स में ये थ्योरम्स दी हुई हैं, वहां से उठा करके आप प्रैक्टिस करिए। उनके आंसर भी दिए हुए, उनको मैच करते हैं। प्रैक्टिस करने की तो कोई लिमिट नहीं, जब जितना टाइम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग अवर टुडेज क्लास। वी विल मीट इन अवर टुमारोज क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस। बेटा ये आपने पहले भी पूछा था। तो मैं अब तो फ्री छोड़ा हूँ मैं, मतलब आप मेरे का वेट मत करिए कि मैं कोई बुक बताऊं। आप सारी बुक से कर लो। मैं तो बोलूंगा आप सारी बुक सारी अच्छी हैं, आप उसमें देखो ना, मतलब आप एक बुक उठाओगे, उस बुक में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको अगर वो आते हैं तो उसको छोड़ दिए, दूसरी बुक पे जाइए, थोड़ा बेटर स्टैंडर्ड पे जाइए। तो आप एक बार देखिए सारी बुक को, और एक उस बुक में जाकर के आप उसको उसमें न्यूमेरिकल्स जो दिए हैं उनको देखिए, आपको किस लेवल के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, आप फंस रहे हैं। तो ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब पेपर जो है वो हम नहीं बनाते, पेपर आता है बाहर से। तो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा दिए। अब जो जो पेपर डिजाइनर है वो किस बुक से बनाएगा पता नहीं, इसलिए आपको अपने लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। आपके पास सारी बुक है, कोई बुक उठा कर करिए। कि हाँ, ऐसा मत वेट करिए कि मैं आपको कोई बुक बताऊं। सिर्फ अगर मैं कोई बुक बताऊंगा और उससे आप कर लोगे तो दैट विल बी पार्ट ऑफ लिमिटेड नॉलेज, कि मैंने जितना कराया उतना आता है। आप फ्री हैं, 5 बुक हैं आपके पास, उनमें कोई भी बुक उठाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। किसी बुक में इजी होंगे, आपसे तुरंत हो जाएंगे, तो मत करो उसको सॉल्व। किसी बुक में डिफिकल्ट लेवल पे है, उसको सॉल्व करिए। तो उससे करिए ना, अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए। और बाकी अगर फिर लगता है कि सर हम आप हमें और प्रॉब्लम दी है, तो मैं आपको मिक्स करके प्रॉब्लम्स और शेयर कर देता हूँ। लास्ट टाइम प्रैक्टिस सीट दी थी, ऐसे और शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू।